नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज जो है हम बात करेंगे राजस्थान की जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आई हुई है और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती आई। सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस था वो मैंने आपको बढ़िया से जो था हिंदी का है, अपने जीके का है, वो मैंने बढ़िया से आपको बता दिया कि किस प्रकार आपको जो है उसको पढ़ना है और क्या क्या उसमें आया है। आज जो रहेगा वो आरपीएससी ने जो है फर्स्ट ग्रेड का, यानी मैं बात करूं तो लेक्चरर का जो सिलेबस है स्कूल एजुकेशन से संबंधित ये रहेगी भर्ती। इसमें जो अपना सेकंड पेपर जो रहेगा हिंदी का, उसको लेके बात करेंगे कि इसमें क्या क्या है अपने यहाँ और क्या क्या अपने को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी बुक्स वगैरह अपने को पढ़नी है, मतलब कितना उसको बुक्स को भी कितनी गहराई तक उसको पढ़ना है, क्या क्या उसमें याद करना है, वो सारी बातें अपन इसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, पेपर अपना सेकंड रहेगा ही रहेगा। सबसे पहले उच्च माध्यमिक स्तर की अगर बात की जाए तो पहले के मुकाबले काफ़ी कम जो सिलेबस है वो अपने उच्च माध्यमिक स्तर में जो है वो इस बार रहेगा। और ज़्यादातर जो है मैं बात करूं, लगभग सारी ही जो है वो व्याकरण का ही जो बिंदु है वही इसमें ऐड किया गया है। बाकी सारा का सारा जो अपने बुक्स से रिलेटेड था वो सारा का सारा इसमें हटा दिया गया है। बुक्स से इसमें कुछ भी नहीं है। दो चार चीज़ें हैं, वो कौन सी हैं वो मैं आपको इसमें बता दूंगा अभी कि कौन सा इसमें जो है बुक्स से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उच्च माध्यमिक स्तर यानी 12th तक का जो स्टैंडर्ड रहेगा वहाँ तक आपको क्या पढ़ना है। तो उसमें आपको देखो संधि का बिंदु चलता है, अपने 10वीं क्लास तक चलता है। उसके बाद में संधि जो है वो नहीं आती है। संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। ये चारों बिंदु जो हैं वो अपने 10th स्टैंडर्ड तक के हैं। तो 10वीं तक की यानी 9th की जो आरबीएससी की जो बुक है वो आप उसमें पढ़ सकते हैं। वो आपके लिए बढ़िया रहेगी। 9th की आरबीएससी की व्याकरण की पुस्तक आती है, उसमें संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। ज़्यादा गहराई से उसमें नहीं बताया गया है, फिर भी आपको जो है वो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और भी जो है इसके अलावा जो है आपके पास कोई जैसे मान लो आरबीएससी की नहीं ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए मेरे ख्याल से, वो ठीक रहेगी आपके लिए। आगे बात करें तो पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द है, श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्दों का मतलब होता है कि सुनने में जो एक जैसे होती हैं, जिनकी ध्वनियाँ एक जैसी होती हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है, ऐसे शब्द आपके आएंगे। अनेकार्थक शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसको अपन कहते हैं सार्थक शब्द जो होता है, ये आपके जो रहेंगे वो भी आपके 10th स्टैंडर्ड तक का ही है, ये 10वीं तक का ही आपका रहेगा। आगे देखिए, शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धि जो है वो दोनों बिंदु रहेंगे। ये जो है 11th स्टैंडर्ड तक का है, ठीक है। 11वीं तक की जो पुस्तकें हैं उनमें ये आते हैं, 11वीं तक के सिलेबस में ये अपने ऐड हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये 12th का स्टार्ट हो गया यहाँ से। 12th में देखो अर्धशासकीय पत्र आता है अपने, तो अर्धशासकीय पत्र वगैरह देखो पूछे नहीं जाएंगे कि अर्धशासकीय कैसे लिखना है, वो सिस्टम तो इसमें रहता नहीं है ना। बहुविकल्पीय जो प्रश्न आते हैं वो इसमें आएंगे। अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, किसके लिए किस प्रकार का संबोधन सूचक शब्द है, वो सारे इसमें पूछे जाते हैं। वैसा ही विज्ञप्ति में आएगा, परिपत्र है, निविदा है, ज्ञापन है, अधिसूचना है। ये 12th तक का अपना स्टैंडर्ड रहेगा और सारा का सारा आपको जो है मिल जाएगा। 12th तक की जो बुक आती है, व्याकरण की जो बुक्स वगैरह है उसमें आपको मिल जाएगा, पूरा मिलेगा उसमें। मुहावरे लोकोक्तियाँ आपके 10th स्टैंडर्ड तक के हैं। 12वीं का भी कुछ जो है उसमें थोड़ा सा ऐड किया गया है, ये पूरा नहीं है। अपठित गद्यांश पद्यांश पता ही है क्या होते हैं। फिर देखिए ये यहाँ से जो मैटर अपना स्टार्ट होता है, ये जनसंचार के प्रमुख माध्यम है, तत्संबंधी यानी उसके तत्संबंधी कोई नाम नहीं है तत्संबंधी, ये जनसंचार माध्यमों के लिए ही लेखन है। और पत्रकारिता जो है क्या होती है, वो सारा का सारा ये जो है आपके बुक्स से ही आएगा। मैं सीधे तौर पे कहूँ कि 11th की और 12th की एक बुक चलती है अपने जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन वाली एक पुस्तक चलती है, तो ये सारा का सारा आपको उसमें से पढ़ना है। दोनों जैसे कविता है, कहानी है, वार्ता है, रिपोर्टाज है, डायरी है, ये सारा का सारा उसमें से पढ़ना है, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा समझ में आया होगा आपके। चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए अपना जो बैक खंड आता है उसमें अपने एक तो शब्द शक्ति का बिंदु जोड़ा गया है। ये अपने सारा का सारा जो है वो अपने 12वीं तक के लेवल का ही है, ठीक है। शब्द शक्ति में अभिता है, लक्षणा है, व्यंजना है, ये 12th स्टैंडर्ड तक आपको याद करना है। अलंकारों में जो अलंकार यहाँ पे लिखे गए हैं वही याद करने हैं, उनसे बाहर आपको नहीं जाना है। तो यमक अलंकार है, श्लेष है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, संदेह है, भ्रांतिमान है, दृष्टांत है, उदाहरण अलंकार है। इन अलंकारों से बाहर आपसे किसी भी प्रकार का सवाल नहीं पूछा जाएगा। इनकी आपको जो परिभाषाएं हैं या कौन से अलंकार का क्या पहचान वगैरह होती है, कौन कौन से उदाहरण इसके हो सकते हैं, तो वो आपको इसमें देखना है, ठीक है। और 12th की जो बुक्स हैं उनमें मेरे ख्याल से आप ये ज़्यादा देखें। 11th और 12th की जो बुक्स में जो पद वगैरह दिए गए हैं उनमें जो हैं वही आएंगे,
ठीक है, 100% वही आना है। छंद की बात करूँ तो छंद में आपको दोहा, चौपाई है, रोला है, उलाला है, गीतिका है, हरी गीतिका, ये छंद आपको याद करने। मैं पूरा यहाँ पे भी अपना जो है ये करवाएंगे पूरी की पूरी, ये 12th के स्टैंडर्ड तक का, तो अपने सेकंड ग्रेड में भी यही चलता है पूरा का पूरा। तो ये पूरा का पूरा आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड ग्रेड के नाम से अभी चल रहा है, सेकंड ग्रेड के नाम से ही वो चलेगा पूरा का पूरा बैच। उसमें आपको फर्स्ट ग्रेड का भी जितना होता है वो सारा हो जाएगा, ठीक है। काव्य गुण और काव्य रस, गुण में 3 होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद याद करने। रस की मैं बात करूँ तो रस का जो स्वरूप है, रसावयव में जैसे स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, और विभिन्न जो रस हैं उनके लक्षण क्या होते हैं और उदाहरण आपको याद करने हैं, ठीक है। समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा, मेरे ख्याल से 12th तक का स्टैंडर्ड इसमें रहता है। और बढ़िया से आपको जो है मेरे ख्याल से इस वाले भाग में आपकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आधा भाग जो है, ए वाला भाग जो था वो अपने व्याकरण का था, और ये वाला भाग जो है अपने बैखंड वाला वो काव्य शास्त्र का भाग है, ठीक है। और 12th स्टैंडर्ड तक भैया आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड में मेरे ख्याल से ना इससे अच्छा जल्दी याद होने वाला और इतना सरल बिंदु जो है इससे अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपका मेरे ख्याल से बढ़िया से मजबूत होना चाहिए। और 12वीं तक की जो किताबें चलती हैं, ऑथेंटिक जो बुक्स हैं वही आपको इसमें पढ़नी है, बाकी बाहरी जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। आगे देखिए खंड 2 में जो आएगा वो आएगा स्नातक स्तर, यानी कॉलेज लेवल का जो है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसे बीए की है आपने तो बीए वाला जो भाग है वो इसमें आएगा। तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास में देखो क्या क्या पूछा जाएगा। इतिहास लेखन की जो परंपराएं हैं, प्रमुख इतिहास ग्रंथों की बात इसमें आपको करनी है। इतिहास के जो प्रमुख लेखक हुए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। और हिंदी साहित्य का जो आरंभ है उसका जो काल विभाजन है, और काल विभाजन के लिए अलग अलग लेखकों ने उनको जो नामकरण दिए हैं वो आपको इसमें बढ़िया से याद करने हैं। फिर देखिए इसमें आदिकाल आपको पढ़ना है। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं जो प्रमाणिक हैं वो पढ़नी है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़नी है। ज़्यादा बड़े नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। हिंदी का जितना सरल अपना सिलेबस है ना उतना किसी का नहीं है। प्रमुख रचनाकार आपको आदिकाल के पढ़ने हैं, और प्रमुख जो रचनाएं हैं उनका परिचय आपको देना है, जैसे चंद्रवरदई है और नरपति नाल है। इन 2 रचनाओं का परिचय जो है आपको देना है, बढ़िया से आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। तीसरा जो रहता है अपना भक्तिकाल वाला बिंदु रहता है स्नातक स्तर में। तो भक्तिकाल का सामान्य परिचय आपके आएगा, भक्ति का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और उसकी जो पृष्ठभूमि है वो कैसी है, ठीक है। भक्तिकाल में भी जो संत काव्य की परंपराएं हैं उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, कवि है उसमें रचनाओं के नाम देखो कोष्टक में दिए हुए हैं, वही पढ़ने हैं। कबीर और जो दादू है उस 2 को ही पढ़ना है, ठीक है। उसकी ही आपको प्रमुख कवि और रचनाएं इन्हीं की पढ़नी है। सूफी काव्य की बात करूँ तो विशेषताएं हैं प्रमुख कवि और रचनाओं में, जैसे जायसी है, मंजन है, ये 2 आपको याद करने। राम भक्ति काव्य में भी आपको तुलसीदास को याद करना है। कृष्ण भक्ति काव्य में आपको सूरदास है, मीरा है, नंददास है, इनको आपको बढ़िया से याद करना है। ये आपकी जो बीए में जो हिंदी साहित्य की जो बुक्स चलती हैं, हिंदी साहित्य की जो बुक्स चलती हैं उनमें आपके जो है पूरा का पूरा दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, वहीं पर ही इसका बढ़िया मैटर आपको मिलेगा। वहीं से नहीं तो आप जो है बढ़िया वाली जो गाइड्स हैं वो आप वहाँ से ले आइए। गाइड्स के मुकाबले मेरा यही कहना है कि आप जो है अपनी जो बुक्स हैं उनको के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, वही आपके लिए बढ़िया रहता है। चलिए अपना जो अगला रहता है वो रीतिकाल में। रीतिकाल में देखो रीति से क्या तात्पर्य है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त जो काव्य है उसकी आपको चर्चा करनी है। और तत्कालीन काव्य की जो सामान्य जो प्रवृत्तियाँ हैं उनकी जो विशेषताएँ हैं, प्रमुख रचनाकार है, रचनाओं का परिचय में देखो देव, भूषण, बिहारी, घनानंद, ये प्रमुख कवियों का ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। आधुनिक काल में पूर्व पीढ़िका तत्कालीन परिस्थितियां हैं, हिंदी यानी खड़ी बोली की बात करनी है। गद्य का उद्भव कैसे हुआ, हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ, नवजागरण काल है, भारतेंदु काल है, और उसके जो साथ के जो साहित्यकार हैं उनको आपको देखना है। गद्य की विविध विधाओं का जो उद्भव है वो कैसे हुआ वो आपको इसमें देखना है। विविध गद्य विधाओं का विकास आपको याद करना है। प्रमुख नाटक है, एकांकिया है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है। उसमें प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं का परिचय आपको इसमें देना है। ये थोड़ा सा बिंदु जो है आधुनिक काल वाला थोड़ा सा बड़ा रहता है, लेकिन कोई कठिनाई वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। काव्य का विकास में भारतेंदु युग आपको याद करना है, द्विवेदी युग पढ़ना है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता। यानी आप मान के चलिए कि लगभग 1850 के बाद का आपको हिंदी का पूरा ही जो है परिचय याद करना है। उस समय के जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी रचनाओं का परिचय आपको इसमें बढ़िया से याद करना है।
स्नातकोत्तर यानी आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको काव्य में देखो क्या पढ़ना है कि काव्य में हेतु क्या होते हैं, लक्षण है, प्रयोजन है। ये आपको जो बुक्स आती हैं आपकी स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन वाली हिंदी वाली, उसमें ये सारा दिया गया है, बढ़िया से पढ़ना है इसको ना। काव्य में हेतु, लक्षण और प्रयोजन पढ़ना है। रस निष्पत्ति क्या होती है, साधारणीकरण के बारे में आपको पढ़ना है। ध्वनि सिद्धांत उसमें दिया गया है, वक्रोक्ति सिद्धांत भी है उसमें, ठीक है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, लोजाइनिस का उदात्त तत्व का सिद्धांत है, मनोविश्लेषणवाद फ्राइड का जो है वो इसमें दिया गया है। रचनाओं की बात करें तो कबीर ग्रंथावली जो श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है साखी वाले, उसमें अपने ये जो गुरुदेव को अंग जो है वो मैंने आपको करवा दिया है पूरा, वही इसमें जो है पूछा जाएगा। और प्रारंभिक जो 5 पद हैं, सेकंड ग्रेड में अपने 10 पद हैं, इसमें सिर्फ 5 पद दिए गए हैं, इनकी चर्चा भी अपन जो है कर लेंगे, ठीक है। रामचरितमानस में तुलसीदास की जो रचना है उसमें बालकांड आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। बिहारी रत्नाकर की बात करें तो उसमें जो अपने हैं लेखक कौन है, संपादक जो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इसके प्रारंभिक 25 दोहे जो है वो आपको पढ़ने हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है, उसमें नवम सर्ग जो है वो आपको पढ़ना है। निबंधों की बात करें तो देखो कविता क्या है, चिंतामणि का पहला भाग है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये रचित है। शिरीष के फूल जो है वो याद करना है, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये शिरीष का फूल रचना जो है वो रहती है, ये निबंध आपको पढ़ने हैं। शिरीष का फूल तो अपने 12th क्लास में चलता ही है, तो वहाँ से आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए कहानियों में देखिए जो प्रेमचंद की कहानी है कफन पढ़ना है आपको, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार जो रचना है वो आपको पढ़नी है। और मनु भंडारी की यही सच है, ये नेट पे सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें यह है कि क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपको कहाँ से पूछे जाते हैं, किस प्रकार पूछे जाते हैं, वो इसमें थोड़ा सा बढ़िया से आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए हिंदी भाषा का तो उद्भव है और विकास है, उसकी बोलियाँ उपबोलियाँ हैं, राजभाषा क्या होती है, देवनागरी लिपि है, वो आपको बढ़िया से याद करना है। और अपना जो चौथा भाग रहता है इसका, वो रहता है शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र है, शिक्षण अधिगम सामग्री है, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम उपयोग इसमें पूछा जाएगा। और ये तो लगभग जो है सभी सब्जेक्ट का समान ही रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान में देखो क्या आएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान की जो अवधारणा है, क्षेत्र और कार्य इसमें पूछे जाएंगे। किशोर जो अधिक्रम करता है उसकी शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है, नैतिक विकास की प्रमुख विशेषताएं हैं। और शिक्षण अधिगम के लिए उसके क्या अर्थ हो सकते हैं वो आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, संज्ञानात्मक निर्मितावादी सिद्धांत है, उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इसके निहितार्थ। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई जो अपने 11वीं और 12वीं की जो साइकोलॉजी की जो बुक्स चलती हैं वो इसमें बढ़िया रहती हैं, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अवधारणा तथा समायोजन की प्रमुख युक्तियाँ जो है वो आपको पढ़नी है। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम के निहितार्थ आपको इसमें देखने हैं। अगला जो रहता है वो शिक्षा शास्त्र और शिक्षण अधिगम सामग्री जो है, इसमें किशोर अधिगमकर्ता जो है वो प्रमुख रूप से रहेगा। संप्रेषण कौशल है और इसका उपयोग पढ़ना है। शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मेथड्स में देखो अग्रिम व्यवस्थापक है, संप्रति संप्राप्ति है, सूचना प्रक्रिया है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, परीक्षा परीक्षण जो है वो इसमें आएगा, ठीक है। शिक्षण के दौरान जो है शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और उसका उपयोग किस प्रकार रहेगा वो आपको पढ़ना है इसमें। और इसका जो रहेगा लास्ट वाला सहकारी अधिगम जो है वो अभी आपको इसमें बढ़िया तैयार करना है। तीसरा जो इसका पार्ट रहता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड रहता है, तो आईसीटी क्या होती है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये पढ़ना है। प्रणाली उपागम जो है वो क्या होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है, बहुत बार सवाल इसमें से आते हैं। कंप्यूटर सहायक अधिगम यानी CAL है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशक यानी CAI है, इसके बारे में भी आपको बढ़िया से पढ़ना है। तो कुल मिला के बात की जाए तो आपका जो पेपर रहेगा वो मैक्सिमम जो है 300 नंबर का ये पेपर रहेगा और आपको 150 क्वेश्चंस जो है आपको इसमें मिलेंगे और 3 घंटे का जो टाइम है वो आपको इसमें दिया जाएगा। और मल्टीपल चॉइस के ये क्वेश्चंस आते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो इसमें रहेगी वो 1/3 रहती है, ठीक है। 1/3 जो है, एक सवाल गलत करोगे तो 1/3 नंबर जो है वो काटा जाएगा, ठीक है। और इसमें 4 पार्ट जो हैं वो अपने रहेंगे। सबसे पहले जो है वो अपने 12th स्टैंडर्ड का पार्ट रहेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो अपने ग्रेजुएशन लेवल यानी मैं बात करूँ तो BA का पार्ट रहेगा और ये पार्ट जो रहेगा वो अपने MA का रहेगा। तीसरा जो पार्ट रहेगा और चौथा जो पार्ट है वो अपने टीचिंग मेथड्स है, साइकोलॉजी है, उसका ये पार्ट रहेगा। 4 पार्ट अपने इसके रहेंगे, ठीक है। तो बढ़िया से आपको जो है तैयारी करनी है और अपने YouTube चैनल पे इसकी तैयारी जो है हिंदी की तो बढ़िया से करवा ही रहे हैं, ठीक है। प्रतिदिन चलती भी रहेगी और अभी तो काफ़ी ज़्यादा समय है, ज़्यादा है लेकिन बढ़िया से इसको जो है पढ़ना है, ठीक है। तो रेगुलर क्लासेज अपनी लग रही हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा
प्लेलिस्ट अपनी बनाई हुई है, तो उसमें अपना सेकंड ग्रेड का पूरा जो सिलेबस है वो दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।